अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उस दिन वो प्रेहान की जिद पर उसे टेरेस पर लाया था। एक ही घर में बंद रहते रहते वो हद दर्जे उकता चुके थे। द्रेद को भी उस पर तरस आया था। वो टेरेस पर खुली फिजा के साथ हल्की हल्की कुनमुन बरसती बारिश की बूंदों ने जो रंग प्रेहान के चेहरे पर खिलाए थे उसे बहुत ही महसूस कर रहे थे। तुम आओ ना दुरेद। उफ, बारिश देखकर तो मैं जिंदगी से महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ दुरेद। रेहान के पापा दुरेद की दिमाग की नसें हिला रहे थे। तय से मुठियां बीचती हुई इस प्यारी लड़की को जिंदगी जीने का क्यों हक नहीं था भला। उसे हाथ से थामे हुए वाह करने लगा था। रेहान ने कभी उसे कुछ डिमांड नहीं किया था। वो खुश था कि पहली बार उसे खुशी देने के काबिल हुआ था। जरा सा रुकते हुए वो प्रेहान के जर्द और सूरज चेहरे में गुल्ले रंगों को देख रहा था। बीच छत के वो रुकते अपनी नरम उंगलियों की पोर उसे रुखसारों से मिस कर रहा था। प्रेहान जो उसकी आंखों में अपनी चाहत के रंग देख रही थी, बेइख्तियार में नजरें झुका गई थी। दुरेद उसकी शर्म से लाल पड़ती रंगत पर मुस्कुराते हुए जरा सा उसके ऊपर झुका था। बारिश में मन चाहे हम सफर का साथ उसे बहुत ज्यादा सुकून दे रहा था। प्रिया ने आंखें खोले इन जलती मशूलों को देखना चाहता। कितना खुश था ना वो उसकी जरा सी कुर्बत हासिल करते। बेएहतियात ही प्रियान उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए दुरेद के चेहरे को छूने लगी थी। वह शख्स उसका था जिसे वो माजी में कैद रखते हुए मुसलसल उसे अजियत दे रही थी। उसकी आंखें बिकने लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वो अपना वहम झटक दे तो शायद वो समझ सकती है। उसके हमसफर ने उसके माजी को लेकर उसे अपनाया था। भला उसे इंतजार के सौगात दे सकती थी। एक हाथ उसके सीने पर टकाए वो इन सातों की हमेशा बेहतरीन रहने की दुआ कर रही थी। बारिश तेज हो गई थी जब इसका चेहरा तेज से भीग रहा था, लेकिन दूसरे पल उसे झटका लगा था जब वो उसे बेहद करीब कर गया था। उसने गौर किया वो दुरेद का चेहरा सिर्फ नम था, इतना भीगा नहीं था जितना शायद उसका चेहरा भीग रहा था। दुरेद ने उसकी पलकों से आंसू चुनते हुए रुखसार साफ किए तो उसे एहसास हुआ बारिश नहीं बल्कि उसे अपने अधूरे हवा रुला रहे हैं। वो बिलबिलाई थी। दुरेद ने उसे मजबूती से अपने अंदर बींच लिया था। उसका हर दुख का मुताबा अपनी मोहब्बत की मसाई से कर रहा था। न जाने क्यों उसके जाम बढ़ नहीं रहे थे। वो जितना अपनी उंगली के पोट से उसकी पलकों से कीमती मोती को चुन रहा था वो इतना ज्यादा बिखरे थे। शायद चंद लम्हों की खुशी थी, लेकिन उस जिंदगी में दिल में हवाइश उठी थी कि वो फिर से मुस्कुराए, गुनगुनाए। वो कैसे भी करके इन लम्हों को अमर कर ले। वो परिहान को अपना हाल दिल सुनाते हुए शायद उसके दिल को दुरेद के हाल पर रहम खाने की इल्तिजा कर रहा था, पर इस पर परिहान का बस नहीं चलता था। वो बेताशा रोती थी। दुरेद ने अपने करीब से उसका पिघलना देखा था। वो खुद को इस वहम में मुतला नहीं करता था कि दुरेद की कुर्बा पर परिहान को मुस्तरब रखती है। वो खुद को मजबूत कर रहा था। अगर वो तोहमात को दिल में जगह देता था तो परिहान खत्म हो जाती। अगर उसका साथी हार मान लेता तो परिहान की सांसें तो ले सकती थी, पर जिंदा नहीं रह सकती थी। दुरेद अपनी सोचों पर घबरा उठा था। बारिश में फिर से तेजी से आने लगी थी, लेकिन वो भीग रहा था अपनी अपनी सोचों में मगन से। अपने से लगे वजूद की कपड़ाहट महसूस करते हुए दुरेद ने उसे मजीद आजमाना नहीं चाहा था। उसे उठाए रूम में आया था। अगरचे माहौल में हल्की छाई थी, गर्मियों के ही दिन थे, लेकिन परिहान का कपाना उसे वह में मुतला कर रहा था। उसका ड्रेस निकालते हुए थमाने लगा था। परिहान की काबिल रहम हालत पर बहुत ही उसका ड्रेस चेंज करने में हेल्प कर रहा था, जबकि परिहान फिर से बेहिसी का लबादा ओढ़ चुके थे। वह खूबसूरत लम्हे अमन नहीं हुए थे। उसकी दुआएं कबूल नहीं हुई। दुरेद, क्या बारिश थम गई है? उसे बड़ा पलटाए बिस्तर उड़ाए कहने लगा। नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा बिकना सही नहीं है। और दुरेद, क्या तुम मेरे सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दोगे? परिहान का रूठ अंदाज उसके दिल में छुपा था। ये वो लड़की तो नहीं थी जिसके साथ वो कुछ देर पहले था। परिहान उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखने के बाद करवट बदल गई थी। उसकी आंखें फिर से भीगने लगी थी। आंखें तो दुरेद की भी नम थी, देखिए खुशी कामिल नहीं थी। वो ब्राइट भी आंखों से उसे देखते हुए अपना तकिया उठाए सोफे पर सोने लगा था। लोग सही बातें कर सकते हैं, वो कब तक बिला परिहान के पागलपन का साथ देगा? नफी सोचे फिर से रुलाने लगी थी। जब आहट महसूस करते चौंकी थी। वो फिर खुद पर झुकता हुआ साया उसकी सांस बंद करने लगा था। दुरेद आज उसके पास नहीं था, वो उससे दूर था। उसे नाराज कर चुकी थी। जो हम वक्त उसका हाथ थाम कर रखता, अब यकीनन लुसीफर उसे ले जाएगा। इतने दिनों बाद सरगोशन उसके कान में सुनाई दे रही थी। वो चीखना चाहती थी, दुरेद को बुलाना चाहती थी। भला वो क्यों उसे रुख मोड़ गया था? वो पास था, लुसीफर नहीं आता था। दुरेद सेल्फिश हो गया था। उसने सिर्फ अपना सोचा था, अपनी अन्ना को देखा था, परिहान को नहीं। तो आपने फैसला कर लिया रम्स बीबी मेरी रसवाई का? उसे शहर लाया था शॉपिंग करने के लिए, तभी वो फिर आज उसके साथ थे। देखो मूसा, गन पॉइंट पर नकार तुमने किया था, मैंने नहीं, सो नभाना तो पड़ेगा। वो शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाए हुए थे। मूसा ने एक नगाह उसके दिलकश सरापे बढ़ा ली और फिर नजरों का रुख बदल लिया। मैंने इस वक्त जो मुझे सही लगा वही किया। ये समझ ले, अपने मालिकों से वफादारी निभाई थी। मैं आज भी इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ जो मेरे लिए वबाल जान से बढ़कर कुछ नहीं है। मूसा का अंदाज कुछ ज्यादा ही तरश हो गया था। रम्स की आंखों का
रेटिना पहले सिकुड़ा था और फिर फैला। उसने हाथ में पकड़ी शीशे से बनी हुई रेगुलर बोतल उसे दे मारी थी। ये इतना अचानक हुआ था कि उसे संभलने का मौका नहीं मिल सका था। पास से गुजरती गाड़ी में बैठे शख्स की अचानक निगाह इन दोनों पर पड़ी थी। मूसा बाजू में उठने वाली तकलीफ से पिलपिला उठा था, जबकि रम्स का चेहरा सूरज चेहरा कुछ और ही कहानी सुना रहा था। ये सिर्फ ट्रायल था, तुम याद रखना कि तुम्हारे साथ की हाथ मैं किसी की जान ले भी सकती हूँ और जान दे भी सकती हूँ। वो शशिधर सा इस दीवानी को देखे जा रहा था। हैरान तो गाड़ी में बैठा हुआ शख्स भी था। लम्हे पहले उसने जो सोचा था, रम्स ने खुद उसकी तरदीद कर दी थी। वो गाड़ी वहां से भगा कर ले गया था। रम्स बीबी, ये सब गलत था। आई एम सॉरी कि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। यह कानूनी कार्रवाई की पहली कड़ी है। उम्मीद है कि आप हर फैसले और उसके फायदे नुकसान को देख ही कदम उठाएंगे। मूसा की बात ने उसे पांव तले से जमीन सरकाई थी और अगले ही पल वो जमीन पर थी। रम्स बीबी, वो भागते हुए उसे बाहों में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। हॉस्पिटल के जन्म बढ़ते हुए बार बार उसकी पेशानी पसीने से तर हो रही थी। फैसलों पर अपना इख्तियार होता तो शायद खुदा उसे शिर्क का मुर्तब हर्जी रूह को बिठाता। वो हॉस्पिटल पहुंचते हुए उसे डॉक्टर के पास लेके आया था। दलाम बहत का पिया होने की हैसियत से बहुत से लोग उससे आगाह थे, तभी उसे कोई खास दिक्कत नहीं उठानी पड़ी थी। वो दीवार से टेक लगा हुए इमरजेंसी वार्ड पर नजर जमाए हुए था जब डॉक्टर बाहर आए थे। डॉक्टर साहब, कैसी है वो हदल मकान कोशिश में था कि उसकी बेकरारी इस कदर जाहिर ना हो के जो नौकर मालक के दरमियान का फर्क शक में पड़ जाए। आप आए मेरे ऑफिस में, मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। डॉक्टर उसे अपने पीछे लगा कहते हुए रूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि मूसा का सेल बाज उठा था। दूसरी तरफ की बात सुनते हुए उसके कदम जमीन पर जैसे जम गए थे। वो शल हवासों से डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। वो अगले 15 मिनट उसने खुद को पुलिस रात पर महसूस किया था। मोहब्बत आजमाइश बन जाती है, आज पहली बार जाना था। वो इस वक्त को कोस रहा था जब उसने कुछ अच्छा करने का सोचते हुए रम्स को सारी जिंदगी के लिए गुलाम गर्दिश में मफलूज कर लिया था। मूसा फटे गिरेबान से नजर जमीन पर झुकाए हुआ था। कुछ देर पहले की जाने वाली ठगाई से उसका रुखसा भी फटा था। होंठ भी जामी थे। अच्छा सिला मिल रहा था मोहब्बत होने का। आज पहली बार मूसा का अंदाजा हुआ था कि दुल्हन को एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि 22 लोगों में से होना चाहिए था। जितना तो वो गुस्से में रहता था और उसका 2.5 किलो वाला हाथ सामने वाले का हाशिर करने को काफी था। इस सब के बाद भी कुछ हैरत ना थी कि वो उसका वफादार था, उसे बाइयों के जितना प्यारा रखता था। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात में जरा भी जोल हुआ तो तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों वाजिब होगा मूसा। दलहाम का सर दर्द से फटने लगा था। जाने क्या कुछ उसे भी अभी और सहना था। आपका नमक आया सर, झूठ नहीं बोला। बीबी जी शट अप, दफा हो जाओ यहाँ से। वो मर्द था तो क्या हर आजमाइश सिर्फ उसी के हिस्से में आनी थी? बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ था जब वो आंखें मुंदे चेयर पर झूलने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर की खवातीन और स्पेशल रम्स और अना उसकी जिंदगी में भूचाल क्यों पैदा करना चाहती हैं। उसे दुश्मनों से ज्यादा घर वाले कमजोर लगने लगे थे। मुझे हर हाल में वो शख्स चाहिए मूसा, वरना मैं तुम्हारा उससे भी बुरा हाल कर दूंगा। आज का पूरा दिन सियासी हिसाब से बहुत टफ जा रहा था। ऐसे में घर के मसाइल उसके लिए जहनी टॉर्चर थे। मूसा भी अभी भी वहीं रुका हुआ था। इस वक्त वो उसे जहनी अजियत से कुछ नहीं था। वो दूर कहीं मोबाइल बज उठा था। ऑफिस में होते हुए उसका पर्सनल सेल भी मूसा के हाथ रहता था, तभी वो शायद उससे सेल दूर लेकर जा चुका था। मूसा नजरों से दूर हटा तो दलहाम को तासब ने आ गिरा था। उसने ही तो मूसा को इस पर लगाया था। कुछ अजाला करने को उसे बहुत कुछ कुर्बाना करना पड़ा था। शायद मोहब्बत भी। जब मूसा कमरे में दाखिल हुआ, उसके बाद सुनते हुए दलहाम के लिए ये उसकी दिन का आखिरी झटका था। जाने क्यों लोग उसका यकीन तोड़े जा रहे थे। वो यकटक अपने सामने कफन में लिपटी हुई लाश को देख रहा था। उसे यकीन था कि दुल्हा बद की अजीतों के सौदियों का हिसाब करने वाला वो सही रोश अपना लेगी। वो ममता का कर्ज अदा करेंगी, लेकिन ऐसा कर उसका यकीन तोड़ दिया गया था। एक बार फिर से दुल्हा बद टूट गया था। एक बटका आंसू भीगी पलकों के किनारे पर अटका था। उसने अजियत से आंखें बंद काली थी। दुल्हा, जनाजे का वक्त हो गया है। दादा अरजान ने उसके इशारे पर हाथ रखा तो उससे उन्होंने आंखें खोले सवाई नजर से उन्हें देखा था। और फिर मोइस चचा बाबा जान से होती हुई निगाह उसके पीछे मौजूद लोगों पर पड़ी थी और फिर से कफन में लिपटी हुई लाश पर। उसकी जहनी रोज सिर्फ इसकी खुदगर्जी में ही क्यों भटकी रहती है कि दूसरों की खुशियां छीनना आपकी हाबी बन चुकी है। कलमा शहादत वेद को उठाने को 4 कंधे आगे बढ़े थे, तब किसी ने दिलहाम को भी शायद आगे किया था। वो मैकेनिक अंदाज में चारपाई का कोना पकड़ते हुए खड़ा हुआ था। आपके वजूद का हिस्सा हूँ। शर्मिंदगी है मुझे इस बात की। हवेली के दालान पर ठहरा दुल्हन बद सहती से किसी से मुहातब हुआ था। आंखें धुंधला रही थी। फातिहा सिर्फ एक होता है। आप तो इस दास्तान में खुदगर्जी से ज्यादा कुछ और किरदार निभा ही नहीं सकी। वो खुदगर्द औरत फातिहा बन गई थी क्योंकि उसने दुल्हन बद के यकीन को हराया था। वो मां थी और दुल्हनपुर की मोहब्बत आज महसूस हो रही थी। पछतावे घेरने लगे थे। बाप के कातिल के मरने की खुशी मनाई या माँ के मरने का शोक। वो अरीना की तरफ से बेनाम मौत नहीं मरी थी। वो तो दुल्हन बद की माँ महरूम शाह भद की बेवा होकर एक शान तहाफर से
حویلی سے نکلی تھی۔ انا کے دل پر بھی بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ خود غرضی کی اس داستان کو آج وہ بند کر کے اپنا نام اس دنیا سے ہٹا گئی تھی، بنا دنیا کو سچائی سے آگاہ کیے۔ ایملی کی بہت اچانک ہوئی تھی۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس کے کمرے سے جانے کے بعد وہ گمسم سی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی منہ موڑ لیا تھا اور دوسرے دن وہ اپنے کمرے میں مردہ ملی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئی ہیں۔ کفن دفن سے سوم تک کا عرصہ اس نے دنیا سے کٹ کر گزارا تھا۔ ماسوائے مردو کے کس نے بھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا مردان خانے میں رکھا تھا۔ آج دارا جان نے اسے زبردستی حویلی کے اندر لائے تھے۔ امرو اور بی جان نے اسے آگے بڑھ کر تسلی دینے کو اس کے چھانے پر ہاتھ رکھے تو حفیظ سا سر ہلاتے ہوئے اپنے ٹھیک ہونے کا کہتے ہوئے فارمیلٹی نبھا گیا تھا۔ انا انگلیاں چٹاتے ہوئے دور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ یہ درد تو اس نے بھی سہا تھا، لیکن اس وقت بہت حویلی والوں کی نفرت میں وہ اپنی ماں کا کام بھی صحیح سے نہیں بنا سکی تھی، اور تب محبت کا سوگ بھی منایا تھا۔ لیکن آج اسے دلہا بھر کی تکلیف اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انا کے قریب نہیں رہا تھا، لیکن انا اس کے قریب رہتے اس کا غم بانٹنا چاہتی تھی۔ ناراضگی اور غم و غصے کا صحیح، لیکن ان کے درمیان ایک رشتہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب رہتے آئے تھے، پر آج کیسے اجنبیت کی دیوار آ چکی تھی جسے وہ پھلانگ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جان سکتی تھی کہ اپنے دل کو خود سے بہت دور کر لیا ہے اس نے۔ رمز نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو پر سر رکھا تو دلہم چونکا تھا، جو شاید اس کے غم میں شریک اپنائیت جتاتا احساس تھا، اور پھر نگاہ رمز سے ہوتے ہوئے انا پر پڑی تھی، جس کے پیچھے ہی موسیٰ ٹھہرا تھا۔ وہ سب پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے رمز کے ہاتھوں سے بازو چھڑواتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انا نے سوالیہ نگاہوں سے موسیٰ کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ ایک وہی تو تھا اس کا قریبی، جو اس کی ہر کیفیت سے آگاہ رہتا تھا۔ دلہم کا ری ایکشن رمز کے لیے بھی تھوڑا آکورڈ تھا، مگر اس کی ذہنی ہلچال کو محسوس کرتے ہوئے درگزر کر گئے تھے۔ جاؤ بیٹا، اس وقت بیوی ہی بہترین غمسار ہوتی ہے۔ دلہم تو کو تسلی دو، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اس کی رضا میں راضی ہونا ہی مصلحت پسندی ہے۔ اللہ محرومہ کی معافرت فرمائے۔ بیجا نے انا کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ سر اسباب میں ہلاتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی گہری خاموشی انا کا دل ہلانے لگی تھی۔ بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے ونڈو سے باہری کرٹن ہٹائے تھے۔ ستاروں بڑا روشن آسمان نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ سست روی سے چلتے ہوئے اس کے برابر آ بیٹھی تھی۔ دل بنجارا سا ہمک اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ لدرتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور مہروتی انگلیوں کا لمس مساج کے انداز میں اس کے بالوں میں گلنے لگا تھا۔ دلہم نے آنکھوں سے بازو ہٹائے سے دیکھا تھا، جہاں اس کے لیے فکر انا کے چہرے پر درج تھی، اور تو پرسوچ نگاہیں اس پر جمی اس کے اندر کے رازوں کو تلاشنے کی خواہش میں تھی۔ کچھ دیر اسے خاموش نظر دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لی اور اس کی طرف کھسکتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ دلہم کا یہ عمل انا کے لیے کسی انہونی سے کام نہیں تھا۔ اس کے سر میں اپنی مہروتی انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے بالوں سے کھلنے لگی تھی۔ جو ہوا کیا اسے قسمت کا لکھا سمجھ کے قناعت نہیں کر سکتے آپ؟ چپ کا روزہ ٹوٹا تھا۔ دلہم نے پیٹ کے بل لیٹتے ہوئے مکمل طور پر اس کی پناہ میں گم کر لیا تھا۔ وہ واقعی ماں سے بچھڑا ہوا پریشان سا بچہ لگ رہا تھا۔ کیا یہ ستم نہیں تھا کہ جن حوالوں سے وہ ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر اپنائے ہوئے تھے، ہمیشہ وہی حوالے انہیں قریب بلائے تھے؟ میں نے ساری زندگی انہیں خود سے محروم رکھا ہے۔ کیا تم اس اذیت کا اندازہ کر سکتی ہو جو بن ماں باپ کے بچے کی ہوتی ہے؟ تمہیں تو سب میسر رہا ہے نا؟ اور میں کمزور لہجے کی تھکان پاپ اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگرچہ آواز سرگوشی نما تھی، مگر اس کی توجہ کے داغے مکمل طور پر اس کی طرف مبذول تھے تو وہ بخوبی سمجھ پا رہے تھے۔ میں تھک گیا ہوں ان اذیتوں کا شمار کرتے ہوئے، مجھے سکون چاہیے۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ انا خاموش سی اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے سر کے بالوں کو جکڑے ہوئے بدحال بیٹھا تھا۔ عجب کیفیت تھی۔ پاس بیٹھا شخص اس کا محرم تھا، اس کی اولین چاہت تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتی تھی، پر جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی۔ تم شاید میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہو۔ اس کا انداز بدلا تھا۔ انتہائی نرم انداز میں کہتے ہوئے اس نے انا کے ہاتھ تھامے ہوئے اپنے لبوں سے لگائے تھے۔ اس کا لمس رگو جان میں سکون بن کر اترا تھا۔ لب اس پر شکن حادثے کے بعد بھی پرسکون تھے۔ لب اس پرشکن حادثے کے بعد بھی مسکرا اٹھے تھے۔ سر خود نفی میں ہلا تھا۔ میں کچھ دنوں کے لیے اس سے دور جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی انا؟ دل وہ حد درجہ یارانہ تھا۔ بلا کا مان بڑا ہوا انداز تھا۔ اس کا دل پرزور انداز میں دھڑکا تھا۔ بلا اس انداز پر انکار کی گنجائش تھی؟ میرے سر میں درد ہے، کیا تم دبا دو گی؟ وہ باتوں پر مائل نظر آیا تھا، نوازشات مانگ رہا تھا، جبکہ انا وہ تو صرف اسے سننا چاہتی تھی۔ اسباب میں سر ہلایا تو دلہم نے اس کے برابر میں تکیہ سر کرتے ہوئے سر ٹکایا، جبکہ کروٹ کے بل لیٹتے ہوئے روح اس کی جانب کیا۔ دلہم نے اس کے مومی ہاتھوں کو اپنے ماتھے پر رکھا، گویا مسائی کا لمس چاہا تھا۔ وہ آنکھیں موند لی۔ انا میکینکی انداز میں اس کا سر دبانے لگی تھی۔ دماغ میں اس وقت پرسکون انداز کو دیتے بوچھال تھا بڑھپا تھا، جانے کیوں اس کا انداز ڈرا رہا تھا۔ دلہم میں مطلع ہوتے ہوئے اس نے دلہم بھت کو اتنا بے چین اور پھر اتنا پرسکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ دلہم پرسکون نیند سو رہا ہے۔ انا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپ دکھائی دی تھی۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے تھی۔ وہ شاید یہ بھی مسائی کا انداز تھا یا شریک غم ہونے کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیتے ہوئے وہ بیڈ کرون سے ٹیک لگا کے دی۔ اب تو نفرت کی وجہ ہی ختم ہو چلی ہے، بھلا اب بھی
दुल्हन के वजूद से वो नजरें चुरा सकती थी, जिसे दिलो दिमाग के साथ रूह का रिश्ता भी था। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ है। काव्या बात करते रम्स की सांसें अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए अटकी थी। वो एक झटके से मुड़ी थी। सामने ही वो दोनों हाथ सीने पर जमाए उसे देख रहा था। बाई वो, मैं कब से आपको कुछ बताना चाह रहा था बेटा, वो पुरसुकून से अंदाज में बोला था। रम्स को गोना सा सुकून हुआ था कि उसने कुछ नहीं सुना था। जी भाई, उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजानी चाही थी। बाबा जान और बीजा की ख्वाहिश है कि प्रहन के फर्ज के बाद वो आपको भी अच्छे हाथों में सौंपे, जिसके लिए हम सब काफी वक्त से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे हैं कि यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। दुल्हान बात ने अपनी बात में वक्फा लिया। वहीं रम्स की सांसें बैठ की थी। वो क्या कह रहा था समझना इतना मुश्किल नहीं था। मैं जानता हूँ कि शायद ये सब इतनी जल्दी कबूल करना काफी मुश्किल हो, लेकिन इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह है मेरे दोस्त के साथ। मामा की वजह से ये निकाह इंतहाई सादगी से किया जाएगा। उम्मीद है कि तुम्हें मेरे किसी फैसले पर इतराज नहीं होगा, क्योंकि इस चीज का इंतजार मैं काफी लंबे अरसे से उन्हें करवा रहा हूँ। बिना उसके पसीना पसीना होते चेहरे पर नजरें किए वो सर्द अंदाज में बोला था, जब रम्स की रीढ़ की हड्डी तक में एक शदीद सर्द लहर दौड़ गई थी। वो नजर झुकाए दुल्हाबाद के जूतों पर निगाह जमाए ठहरी थी। कुछ कहना है तुम्हें? दुल्हान ने उसके सर पर हाथ रखा था तो रम्स का सर बेसाता ही नफी में हिला था। गुड। परिहान और दुरेद को भी इस बारे में आगाह कर देना। दुल्हन के बाप पर उसके दिल की धड़कन मुंतशिर हुई थी। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था इन हवालों से। वो भाई परिहान और दुरेद तो, ओ हाँ, शायद वो लोग नहीं आ सकेंगे। सेल ऑफ है दुरेद का, तभी शायद मम्मा के बारे में जा नहीं सके वो लोग। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? परिहान से तुम रास्ते में थी ना? रम से नफी में सारी लाते हुए उसे अपने आड़ी रास्ते के बारे में बताया, तब उसकी बात समझते हुए वहां से चला गया था। जबकि रम्स उस पर तो कोई ना अफगानी आफत आई थी। वो बैठ पर दराज हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद दुल्हन को परिहान और दुरेद का एड्रेस मालूम होगा, लेकिन उस पर यह अचानक निकाह का फैसला, भला वो कैसे निकाह पर निकाह काटती थी, और हकीकत को बताना भी तो मुश्किल अमर था। ये क्या होने जा रहा था? दुल्हन बद के फैसले से पीछे हटना तो कभी घर वालों को नहीं आया, और यकीन उसके इस फैसले में सब साथ है। ओ खुदाया, तो ये मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं? आंसू मोती बन गए बिखरे थे। जब कुछ सोचते हुए उठ बैठी थी। रात गहरी थी, उसे मूसा से बात कर लेनी चाहिए। वो दब्बे कदमों एक मुहतात निगाह हाथ में डालते हुए उसके क्वार्टर की तरफ बढ़ी थी। जब छत पर ठहरे दुल्हन ने उसे देखते हुए अजियत से आंखें मोल ली थी। इतना आसान नहीं था किसी के दामन को रेगिस्तान करना, लेकिन कुछ फैसलों को वक्त के सुपुर्द कर देना ही बेहतर होता है। वो तेजी से नीचे की तरफ आया था। मूसा, जो अभी लेटा था, रम्स को क्वार्टर में आता देख कर उठ बैठा था। रम्स बीबी, आप इस वक्त, मेरा मतलब है इस वक्त तो सब जाग रहे होंगे ना? अगर किसी ने, बकवास बंद करो मूसा, तुम जानते भी हो कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। इसी हफ्ते मेरा निकाह करवा रहे हैं भाई, अपने किसी दोस्त है। रम्स ने मूसा पर जैसे कोई राज मुनकशफ किया तो वो चौंका था। ये क्या कह रही हैं आप बीबी साहबा? अगर दुल्हन साहब का ऐसा कोई प्लान होता तो वो जरूर मुझे बताते, क्योंकि वो तो कल ही अन्ना बीबी के साथ मडी वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं और अगले कई दिन तक उनके पास सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ऐसे में कोई फैसला लेना ही नामुमकिन है। मूसा का माथा टनका था, लेकिन वो क्यों झूठ बोलेगी, समझ से बाहर था। उसकी निगाह बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। नहीं मूसा, मैं सच में भाई, अभी मुझे कुछ देर पहले ही मेरे कमरे में आए थे और रम्स की बातों को ब्रेक किसी की आमद से लगा था। वही मूसा भी बुखलाया था। जब एक जोरदार थप्पड़ रम्स को पड़ा था, दूसरे ही लम्हे वो लड़खड़ाते हुए जमीन बोस होने को थी जब मूसा ने उसे थामा था। दिलहाम की क्या बरसाती निगाहें उस पर गिरे तो वह शर्मिंदा सा उसे छोड़ते हुए 2 कदम पीछे हटा था। भाई वो, बकवास बंद करो तुम अपनी, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी ही तुम्हारी पस्त ज़ानियत का पता देती है। उसे कलाई से थमते हुए गश्तर आवाज में बोला था। मूसा यकता दुल्हाबत को देख रहा था तो उसने ही अपनी चाल की बिसात बचाते हुए रम्स को सजा के तौर पर यहाँ भेजा था, और उससे आगे वो क्या करने वाला था कुछ भी समझना मुश्किल था।